आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, 8th क्लास, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद के भारत के बारे में इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट आफ्टर 1947। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने नया संविधान बनाया जुलाई 1946 में, और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा हुआ था। इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बट मेन प्रॉब्लम थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। सरदार पटेल ने इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व किया। बाद में 1956 में इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। आज़ादी पाने के बाद बहुत सारी प्रोग्रेस हमारे देश में होने लगी, व्यापार में भी और एग्रीकल्चर में भी, कृषि में। हमें यहाँ पर जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आगे बढ़े, संविधान के बारे में जानते हैं, कब किसने बनाया। आज़ादी के बाद इंडिया जो है उसने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें 7 मेंबर्स थे, और इसके एक ड्राफ्ट, एक ये लगा लो कि एक रफली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और ये जो कमेटी है इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 21 फरवरी 1948 को, और उसके बाद उसे असेंबली में प्रेजेंट किया। और उस ड्राफ्ट पर डिस्कशन चली, रेगुलर डिस्कशंस हुई, और उस डिस्कशन के लिए लगभग 11 मीटिंग हुई। और जो ड्राफ्ट की डिस्कशन थी वो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी की फोटो दी गई है। ये जो डिस्कशन थी, जब देखो, एक तो पहले बना लिया ना, एक रफ हमने सोच लिया हमने क्या क्या करना, तो फिर आपस में सभी ने बैठ के उसके ऊपर चर्चा की, डिस्कशन की, और उस डिस्कशन में 2473 बदलाव आए। कुछ जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए। ऑन 26 नवंबर 1949 संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास कर दिया गया, और 26 जैन 1950 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए, दोनों डेट्स अलग अलग हैं। जब बात आए कि पास कब हुआ था, तो हुआ था 26 नवंबर 1949, और इम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ था 26 जैन 1950। इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये प्रेसिडेंट बने थे पहले इंडिया के। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट जिन्हें हम जानते हैं। इंडिया जो है उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना किया आज़ादी के बाद। एक मेजर प्रॉब्लम थी इसकी नेटिव स्टेट्स यानी प्रिंसली स्टेट्स, जो राजा महाराजाओं के राज्य वगैरह थे। ये जो है टोटल 562 थे। ओवर द इंडियन रूलर यूज टू रूल, जहां पर इंडियन जो शासक है यहाँ राज करते थे। एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग इन्हें अलाउ किया टू रिटेन देयर फ्रीडम, और दे कैन ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान स्टेट। ठीक है, अपनी आज़ादी को छोड़ो, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। इन प्रिंसली स्टेट को ऐसे कह दिया गया। दैट इज वाई द रूलर ऑफ दीज स्टेट्स लाइक टू रिमेन फ्री। इसी कारण जो रूलर्स थे वो आज़ाद थे इन स्टेट्स के। बट जो पहले होम मिनिस्टर से इंडिया के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने एग्री करवाया इन्हें कि ये ज्वाइन करेंगे इंडियन फेडरेशन, इंडिया का हिस्सा। इसमें से कुछ जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो प्रोविंस के साथ, अलग अलग प्रांतों के साथ मर्ज हो गए। कुछ अदर्स जो थे वो कल्चरल एक जैसे थे, और कॉमन बॉर्डर जो है वो एक साथ शेयर करते थे, उन्हें स्टेट बना दिया गया। जैसे कि सौराष्ट्र विद काठियावाड़, पटियाला, नाभा, फरीदकोट, जींद, मलेरकोटला, ये स्टेट जो है वो मर्ज कर दी गई एक नई स्टेट में, जिसका नाम रखा पेप्सू। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, निज़ाम उस्मान अली खान, इन्होंने इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसी कारण 13 सितंबर 1948 को
पुलिस ने इन्हें हैदराबाद भेजा। स्टेट जो है वो मर्ज की गई इंडियन फेडरेशन के साथ 17 सितंबर 1948। इन्हीं की तरह जो नवाब थे जूनागढ़ के, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, बट 20 फरवरी 1948 पब्लिक ने इन्हें फोर्स किया, एक्सप्रेस किए अपनी बातें कि हमने जो है वो इंडिया को ज्वाइन करना है। इसीलिए जूनागढ़ स्टेट भी जो है वो इंडियन फेडरेशन में मिला लिया गया, इंडियन फेडरेशन में से ज्वाइन कराया गया। इसी रूलर्स की तरह कश्मीर स्टेट ये भी आज़ाद रहना चाहते थे, बट पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। जो शासक थे कश्मीर के, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी और रिक्वेस्ट की कि कश्मीर का जो हमारा स्टेट है उसे भी इंडिया में ही मर्ज कर लिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर पहुंची। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया, अपने कब्जे में कर लिया। जो हिस्सा था कश्मीर का विच इज़ विद इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस। जो कश्मीर का हिस्सा था ना इंडिया के साथ, उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। इंडियन गवर्नमेंट ने फील किया कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो लगातार प्रोग्रेस कर रही हैं, बट लेस दैट इज़ वाई दे वर मर्ज विद एडजॉइनिंग स्टेट। प्रोग्रेस कर रही है पर कम कर रही हैं, इसीलिए इन्हें बाकी स्टेट्स के साथ मिला दिया जाए। बड़ौदा को बॉम्बे यानी मुंबई के साथ मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे स्मॉलर स्टेट्स को एक साथ मर्ज करके एक स्टेट बना दिया गया। मार्च 1948 में भरतपुर, धलोड़, अलवर, करौली इन सबको एक साथ मिला दिया गया। उसके बाद राजस्थान फेडरेशन, जिसमें बूंदी, तलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर, बंसवाड़ा, कोटा, किशनगढ़ ये स्टेट्स इंक्लूड की गई। गेटिंग इंडियन रीजन्स फ्री फ्रॉम द फ्रेंच एंड पुर्तगीज। जो पुर्तगीज थे उन्होंने इंडियन गोवा, दमन, दीव इन पर शासन किया। जो फ्रेंच थे उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही पर अपना राज किया। 1954 में फ्रेंच ने जो भी इंडियन एरिया था उन्होंने इंडियंस को हैंड ओवर कर दिया था फ्रेंच लोगों ने, पर पुर्तगीज ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्शन लिया पुर्तगीज के खिलाफ। एज अ रिजल्ट गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली इन्हें इंडियन फेडरेशन में 20 दिसंबर 1961 में इंक्लूड किया गया। गोवा और दीव को एक स्टेट बना दिया गया 30 मई 1987। दमन एंड दीव जो है इन्हें एक अलग यूटी प्रोवाइड की गई और अब जो है इंडिया में 28 स्टेट्स, अब 29 स्टेट्स हो चुकी हैं। जो न्यू बुक्स हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा चेंज। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ब्रिटिश रूल के समय जो इंडियंस थे उन्होंने लैंग्वेज के बेस पे अपनी स्टेट्स के लिए डिमांड करनी शुरू की थी। आज़ादी के बाद इंडिया तमिल नेम रमालू टू फुलफिल द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, कि जो तमिल है रमालू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी जो बात थी, डिमांड थी, उसे रखा। लैंग्वेज के बेस पर उसे बांटना शुरू किया। कहते स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज टुक टू फास्ट अंटिल डेथ और डाई। इसी कारण जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्हें एक सेपरेट एरिया दे दिया गया मद्रास से, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। इसी तरह से एक कमीशन, एक कमेटी अपॉइंट की गई स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इस कमेटी में 3 मेंबर थे। इसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन थी कमीशन की, उसमें 6 यूटी और 14 स्टेट्स बनाई गई थी नवंबर 1951 में। इसके बाद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की आज़ादी के बाद जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी वो पीसफुल पर यानी शांति चाहती थी। इंडिया रिस्पेक्ट करती थी सोवर्जिनिटी और इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ की। इंडिया ये भी मानती थी कि जो अलग अलग धर्म है, नेशन है, कास्ट है, ये सब बराबर है।
इंडिया जो है वो अगेंस्ट था उन देशों के खिलाफ जिसमें गवर्नमेंट भेदभाव करती थी लोगों के साथ, चाहे वो भेदभाव किसी भी आधार पे हो, कास्ट, कलर या क्रीड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो अगेंस्ट था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्होंने डिस्टिंक्शन पॉलिसी को अपनाया था अफ्रीकन और एशियन पीपल के बीच। इंडिया मानता था कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उन्हें शांति से सॉल्व किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं पंचशील। एक एग्रीमेंट किया गया सभी जगह शांति बनाए रखने के लिए। तो इस एग्रीमेंट में 5 जो हैं वो प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत रखे गए। इसी कारण इसका नाम पंचशील पड़ा। 1954 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जोउ एंड लाई ऑफ चाइना। ये जो एग्रीमेंट है इसमें 5 प्रिंसिपल थे। पहला, सब शांति से रहेंगे, कोई एक दूसरे पर बिना बात सुने गुस्सा नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देगा, सभी बराबर हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ये 5 सिद्धांत रखे गए। बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में बैंडंग, इंडोनेशिया 1955। इसमें चाइना जोउ एंड लाई एंड इंडोनेशियन सुकरानो और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव एशिया और अफ्रीका के, इन सब ने हिस्सा लिया। पंचशील जो है, ये जो 5 सिद्धांत थे वो इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में डिस्कस किए गए ताकि अगर कोई चेंज करना है वो किया जा सके और इसे और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो 2 अपोजिट ग्रुप्स में बांट दी गई। पहला ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता था अमेरिकन, जिन्हें वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। सेकेंड ग्रुप जो है जिनके लीडर थे रशियन, और उसे ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। यानी लगभग कंट्री 2 हिस्सों में बांटी गई, अमेरिकन और रशियन। अमेरिकन को वेस्टर्न ब्लॉक और रशियन वाले को ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई इन ब्लॉक्स के बीच में। इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री अलायंस और एग्रीमेंट किए गए साउथ ईस्टर्न एशियन एग्रीमेंट में, और इन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया। इंडिया नहीं चाहता था कि वो किसी भी पावर ब्लॉक में इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध हो रहे थे, इंडिया को सिर्फ शांति बनाई रखनी थी। इसी कारण इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हेल्प से ये पॉलिसी अपनाई, जिसकी नींव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और जो प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के मिस्टर टीटो और इजिप्ट के प्रेसिडेंट मिस्टर नासिर, इन्होंने इसकी नींव रखी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में स्टार्ट किया गया था। ये पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित था। जो भी मेंबर थे इस मूवमेंट के, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा बने। इसी कारण जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड 1961 में, उसमें 25 मेंबर थे। अब जो है उसके 100 मेंबर हो चुके हैं, और इंडिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक एक्टिव मेंबर है। इसके बाद सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, वो इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन को कंप्लीट करना था, और इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, और इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया एंड यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो यूएनओ का एक एक्टिव मेंबर है। इंडिया ने सर्व किया यूएनओ को मिलिट्री इन कोरिया और बहुत सारी कंट्रीज़ में हेल्प की ताकि हर मिशन में शांति बनाई जा सके। इंडिया जो है वो सर्व करता आया है बहुत सारे एजेंसीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मिसिस विजय लक्ष्मी पंडित, जो मेंबर हैं जनरल असेंबली की 1953 में। शशि थरूर, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन के और पब्लिक इंफॉर्मेशन के।
2001 में पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रहे। इंडिया भी एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और इंडिया को भी यूएनओ से हमेशा हेल्प मिली है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो ब्रिटिश पॉलिसीज है इसका इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टिल इंडिया को बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्युनिज्म, कास्टिज्म, लिंगिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये लगातार बढ़ रही थी। सबसे पहले इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई, पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिज्म। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या थी। इंडिया जो है वो सिक्योलर कंट्री है। यहाँ पर हर धर्म को मानने की आज़ादी है और हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह पर एक एरिया में भी रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये मानते हैं कि कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है और इसी तरह से सरकार का भी मानना था। बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जो है उसे माइनॉरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी कारण जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, सरदार मनमोहन सिंह, इन्होंने जब स्पीच दी थी ना 9 दिसंबर 2006 में, तब उन्होंने ये सब बताया था कि वी विल मेक अ प्लान टू गिव द ड्यू शेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टू द माइनॉरिटीज़। कि हमें जो है कि देश में जो नीची जाति है ना उनको डेवलप करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा, हमें उन्हें इम्प्रूव करना होगा। सेकंड इसमें आता है इलिटरेसी, अनपढ़ता। अबाउट 230 मिलियन 230 मिलियन इंडियन जो हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। हर 100 वुमेन के बाद जो 60 वुमेन, यानी अगर बात करें टोटल 100 है तो 100 में से 60 अनपढ़ हैं। तो इलिटरेसी के कारण जो है वो बेरोजगारी भी एक मेन प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो काम तो मिलेगा ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी आएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की अनपढ़ता को ख़त्म करने की, इलिटरेसी को ख़त्म करने की। यहाँ एक प्रोविज़न रखा कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और गवर्नमेंट ने पुअर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर्ड करती है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन जो है वो 2 अक्टूबर 1978 में स्टार्ट की गई। 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट किया गया और बहुत सारे एडल्ट एजुकेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए गए इंडिया के अलग अलग हिस्से में, ताकि जो एडल्ट यानी 14 साल से बड़े हैं वो भी एजुकेट हो सकें। इनका जो मेन पर्पस था वो लोगों को एजुकेट करना था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कास्टिज्म। कास्टिज्म भी जो है वो एक और प्रॉब्लम है हमारे देश में यूनिटी को लेकर। जो अपर कास्ट पीपल हैं वो हमेशा कहते हैं लुक डाउन अपॉन द लोअर कास्ट पीपल। वो हमेशा अपर कास्ट जो है वो नीचा दिखाते हैं, नीची जात को, लोगों को इनको बोलते ही नीची जात है, इंग्लिश में लोअर, नीवा ही। तो आर्टिकल 17 जो है संविधान का, उसमें अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को बैन कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी। लिंगिज्म, जो लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं हमारे देश में, जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज के साथ सुपीरियर है, बट हमारे देश में इतनी लैंग्वेज होने के बावजूद भी हम सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करते। गिने चुने जो है लैंग्वेज जो है वो हमारे देश में जानी जाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी जो है यानी गरीबी, वो भी एक मेन कारण है, हमारी प्रोग्रेस में रुकावट बनती है। इसका मेन कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कम होना, बेरोजगारी का बढ़ना। और ये स्टार्ट हुआ 1947 से। गवर्नमेंट तब से ही कोशिश कर रही है गरीबी ख़त्म करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक सर्विस मैन है, मिलिट्री ऑफिशियल, लिटरेट, अनएम्प्लॉयड, ये एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि लोन लो और अपना बिजनेस शुरू करो, दूसरों पे डिपेंड ना रहो। मोदी ने भी अभी ये स्कीम चलाई हुई है सेल्फ के लिए
कि आपको जो है वो अपने बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। सो मैक्सिमम पीपल जो है कुड गेट एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा। जो विलेज एरिया है वहाँ पर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, पिगरी ट्रेनिंग और लोन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, आज जो मेन प्रॉब्लम है ना वो सबसे बड़ी है कीमतों का बढ़ना। और आज इंडिया में इसने एक बड़ा रूप ले लिया है, कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। सो गवर्नमेंट जो है उसे कहते हैं, सो द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इन द कंट्री सच प्लान विच शुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू द कॉमन मैन, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए एक प्लान बना सके और एक बेनिफिशियल चीज़ें बता सके कॉमन पीपल्स के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण, ये गवर्नमेंट लेवल पर आता है। जो लोग हैं वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को, जो हमारा देश जो है जिसको फेस कर रहा है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर्स भी इस सब में कोशिश कर रहे हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, पॉपुलेशन को, बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो पार्टीशन है इंडिया का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। मेजर इंडियन एरिया जो हैं वो फेमस है वीट और राइस के लिए, जो पाकिस्तान में चला गया था सबसे ज़्यादा एरिया। मेजर पोर्शन जो था खेतीबाड़ी का वो पाकिस्तान के पास गया। इसी कारण इंडिया में अनाज की कमी होने लगी। बहुत सारी हेक्टेयर ज़मीन पर, काफ़ी एकड़ ज़मीन पर जो जूट है, कॉटन है, ये पाकिस्तान के एरिया में चली गई ज़मीन। इंडियन इंडस्ट्री जो है उसके पास अब सामान नहीं था, कच्चा माल नहीं था, क्योंकि जब बंटवारा हुआ जो खेती की ज़मीन थी वो ज़्यादातर पाकिस्तान में चली गई थी। रॉ मटेरियल की इंडिया में कमी होने लगी थी, जूट और कॉटन की। आज़ादी के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर 75% लोग जो हैं वो खेती के काम में ही लगे हुए हैं। यहाँ राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये इम्पॉर्टेंट फसलें हैं हमारी। और बहुत सारे डैम्स जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियों पे बनाए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर को, खेती को डेवलप किया जा सके। जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट लगाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट लगाया गया, हरिके प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, नागार्जुन प्रोजेक्ट, ये अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर के लिए पानी जो है वो अवेलेबल हो सके। जो फार्मर्स हैं कहते टोट द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर का एक नया मेथड सिखाते हैं। इन्हें अडॉप्ट करना था मॉडर्न मेथड इरिगेशन का, खेती के लिए नए मेथड का इस्तेमाल करना था। गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है अच्छी क्वालिटी, जितने भी सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र, इनकी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है ताकि किसान अच्छी फसल उगा सके। जो गरीब किसान हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किए गए बैंक से ताकि ये इन फसलों को, बीजों को खरीद सकें। इसी से गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही थी लगातार किसानों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद आता है इंडस्ट्री। इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की गई जो रिलेट करती थी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर के साथ। और ये रिलेट करती है कंप्यूटर, मेडिसिन और भी ज़्यादा जो चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनती हैं। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया आकर सेटअप हुई। ये जो फैक्ट्रीज थी इन्होंने लोगों को रोज़गार देना शुरू किया। स्किल्ड थे तो स्किल्ड वर्कर्स के अंडर काउंट किया। अगर उन्हें काम नहीं आता था तो उन्हें काम सिखा कर काम दिया। इसके बाद आ जाता है इंडियन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। इंडिया जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी फ्रेंडली रिलेशंस को इम्प्रूव करने की, पर्टिकुलरली अपने जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ। इंडिया रिस्पेक्ट करती है इंटरनेशनल लॉज और कस्टम्स को, यानी हमारे जो देश या देश के बाहर जितने भी कानून या रीति रिवाज हैं, इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो जाए, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना रहे। इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो हमारा एक पड़ोसी देश है।
इंडिया कोशिश कर रहा है एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जो है उसने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया कश्मीर जो है, वो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर इंडिया के साथ, तुम्हें भी आज के टाइम में पता ही है सभी बच्चों को, इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है। कश्मीर ही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इवन इंडिया के एफर्ट से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिश्ते बने हैं। काफ़ी वॉर या बॉर्डर फाइट जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई, और इनके बीच एक कारगिल युद्ध भी हुआ था 1971 में। ये जो एग्रीमेंट था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर Z A भुट्टो शिमला में हुआ। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था डिस्प्यूट को ख़त्म करना इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाब शरीफ। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। रिसेंटली एक बस सर्विस और रेल सर्विस भी कहते हैं दो देशों के बीच में शुरू की गई। एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया गया लोगों के बीच में। इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना जो है उसके फ्रेंडली रिलेशन चले आ रहे हैं पुराने समय से। ये जो दो कंट्री हैं वो व्यापार और बुद्धिज़्म के कारण ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी जिसने गवर्नमेंट ऑफ चाइना को पहचान दी 1949 के बाद। इंडिया ने सपोर्ट किया UNO में चाइना की मेंबरशिप को। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ 1954 में, जो कि पंचशील प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। एक युद्ध हुआ इंडिया और चाइना के बीच 1962 में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। इस वॉर के बाद जो फ्रेंडली रिलेशन थे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले। जो रिलेशन में इम्प्रूवमेंट थी वो लगातार होती रही इंडिया और चाइना के बीच, और मेन जो इम्प्रूवमेंट थी वो 1980 में हुई। जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया और चाइना के, इन्होंने डिस्कशन किया बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर और रेगुलर मीटिंग्स की। इसके बाद इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए जो है वो सुपर पावर है बड़े देशों के बीच। इसका जो रिलेशन था इंडिया में नॉट बिन कांस्टेंट एंड सिंपल। इसका रिश्ता जो है वो इंडिया के साथ लगातार भी नहीं बना और काफ़ी सिंपल भी नहीं रहा। कई बार रिश्ते इनके साथ अच्छे रहे, कई बार बुरे रहे। इंडिया की आज़ादी के बाद कश्मीर के इशू को लेकर बहुत सारे कारण थे जिससे इस पर, इन दो देशों की जो मित्रता थी या जो रिलेशन थे उन पर बैड इफ़ेक्ट पड़ा। जो कारण थे बैड रिलेशंस के वो बिटवीन टू कंट्रीज़ के, वो ये थे। फर्स्ट, यूएस जो है वो स्टार्ट कर रहा था एक्स्ट्रा मिलिट्री हेल्प, यानी पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। इंडिया इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, बट यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके बारे में परवाह नहीं की। पाकिस्तान जो है वो मेंबर बना मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसए का, बट इंडिया ने इसकी मेंबरशिप के लिए मना कर दिया। जब एक वॉर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच और बांग्लादेश जो है वो क्रिएट किया गया, बनाया गया, उस समय यूएसए जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेरेंस कर रहा था और इंडिया ने उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया। यूएसए ने मिलिट्री बेस कैंप बनाया पाकिस्तान में। यूएसए ने मिलिट्री बेस कैंप डायगो गॉर्शियस आइलैंड इन इंडियन ओशियंस में भी बनाया। इंडिया इनके अगेंस्ट भी लगातार प्रोटेस्ट किया क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पर आ जाते हैं। इंडिया और यूएसए जो है यहाँ पर काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए न्यूक्लियर पावर को लेकर। इंडिया जो है उसकी न्यूक्लियर पावर लगातार बढ़ रही थी और यूएसए जो है इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है ना, हमारे पास न्यूक्लियर पावर तो थी बट जो फ्यूल था वो यूएसए से आता था और यूएसए जो है इसकी सप्लाई को रोक रहा था। इंडिया ने एक CTBT यानी एक एग्रीमेंट जो था वो साइन नहीं किया क्योंकि ये पंचशील पर बेस्ड नहीं था, मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड नहीं था। इसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव थे। ये ट्रीटी जो है वो बैन कर दी गई जिसमें नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। ऑन द रिवर्स इज नो सच बैन ऑन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। ठीक है।
और उसके उल्ट में कोई भी ऐसी कंट्री बैन नहीं की गई जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट थे, सिचुएशंस थी जो हमने पढ़े इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को लेकर। बट बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, इन्हीं कारणों से आज भी जो रिश्ते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई ज़्यादा बुरे नहीं हैं। ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बेस हो जाए, साइंटिफिक हो जाए, कल्चरल फील्ड में हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी इम्प्रूव हुए थे ड्यूरिंग द बिल क्लिंटन 1993। यूएसए जो है वो हेल्प कर रहा था इंडिया को इकोनॉमिक फील्ड में। आज के समय में जो इंडिया के रिलेशंस हैं वो यूएसए से व्यापार को लेकर बहुत स्मूथली चल रहे हैं, और जो यूएसए और इसकी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया इकोनॉमिक और फिस्कल सिस्टम का। तो हम होप करते हैं कि इन फ्यूचर सभी देशों के साथ इंडिया के रिश्ते जो हैं वो लगातार अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जन 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट चुने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ ज्वाइन किया इंडियन फेडरेशन को। 17 सितंबर 1948 पुलिस ने हैदराबाद स्टेट जो है उसे मर्ज किया इंडियन फेडरेशन में। 20 फैब 1948 जूनागढ़ स्टेट इसने ज्वाइन किया इंडिया बाय रेफरेंडम वॉज मेड इन विच द पब्लिक एक्सप्रेस्ड देयर विल टू ज्वाइन इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन थी कमीशन की 6 यूटीज और 14 स्टेट्स को लेकर, उन्होंने एक अलग रीऑर्गेनाइज जो किया था अपनी कंट्री में 1951 में हुआ। उस टाइम पर हमारे देश में सिर्फ 6 यूटी थे और 14 स्टेट्स थी। बाद में उन्हें डिवाइड करके अब 29 स्टेट्स हुआ है। 20 दिसंबर 1961 गोवा, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली ये सब इंक्लूड है। पुर्तगीज सेटलमेंट जो है इसे एमर्ज किया गया इंडियन फेडरेशन में। पहली कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुई 1961 में और इसमें 25 मेंबर जोड़े गए। अब इसमें टोटल 100 मेंबर्स हो चुके हैं। सार्क 1985 में एस्टेब्लिश किया गया, और जो रिलेशन है यूएसए और इंडिया के, जब बिल क्लिंटन चुने गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तब इनके रिलेशन अच्छे रहे हैं 1993 में। तो चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप सो आप सभी को चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है एक बार दोबारा से सुन लीजिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसी तरीके से हमारी आगे वीडियोस को पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।